Hello students, today we will start rotational dynamics. It is the first chapter of physics, HSC board, new syllabus 2020. यहाँ पे मैंने चैप्टर का नाम लिखा है रोटेशनल डायनामिक्स। इस चैप्टर को हम इस हिसाब से पढ़ेंगे कि आपका स्टेट बोर्ड भी कवर हो जाएगा, आपका MHT-CET का भी सिलेबस कवर हो जाएगा, साथ ही साथ आपका नीट भी और JEE मेंस भी, फुल ऑफ नॉलेज। जिसको जो चाहिए वो ले सकता है, ठीक है। जिसको JEE पूरा करना है वो पूरे लेक्चर्स देखिए, जिसको सिर्फ स्टेट बोर्ड करना है वो थ्योरी पढ़िए, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को नीट करना है तो फिर वो सभी लेक्चर्स देखिए, वर्कशीट्स भी देखिए। नीट JEE करने वाले स्टूडेंट्स वर्कशीट वाले लेक्चर्स भी देखिए, जितने क्वेश्चंस कराऊंगा वो भी देखिए, ठीक है। नोट्स भी आपको अवेलेबल मिलेंगे लिंक में, ओके, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। कुछ ही दिनों के बाद वो लिंक में डालने वाला हूँ। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे HSC बोर्ड का जो नया सिलेबस है 2020 फिज़िक्स। पहला जो चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स, ये वाला हम स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो नया सिलेबस में जो दिया हुआ है पहला चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स, एक्चुअली इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चैप्टर्स। ये 2 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है, एक है सर्कुलर मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन। दोनों भी चैप्टर्स को हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ेंगे कि आपका स्टेट बोर्ड पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। नीट भी, MHT-CET भी और JEE मेंस भी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स। तो सबसे पहले इसमें जो पहला पार्ट है वो सर्कुलर मोशन है। चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला जो इसका पार्ट है वो है सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सर्कुलर मोशन से, स्टार्ट करते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन बहुत ही सिंपल टर्म है, सर्कुलर मोशन। यहीं से चैप्टर स्टार्ट है कि सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन का मतलब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन, ठीक है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, motion of an object, the motion of an object, the motion of an object, motion of an object along the circumference of the circle, along the circumference of circle, ठीक है। इस कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन। ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। इस कॉल्ड सर्कुलर मोशन, इस कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जांपल है डेली लाइफ में, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। वैसे मैं आपको बता दूं कि कोई भी मोशन बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं है। फोर्स अगर लगेगा तो ही क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल चेंज द स्टेट, आइदर फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और फ्रॉम मोशन टू रेस्ट, ठीक है। तो बिना फोर्स के कुछ भी नहीं होता है, बिना फोर्स के पॉसिबल ही नहीं। फोर्स लगेगा तो तभी जाकर क्या होगा, ओनली एट द टाइम, है ना, पार्टिकल विल चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और विल चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करेगा या फिर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेगा। तो ये डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज द सर्कुलर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन, है ना, एनी ऑब्जेक्ट, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, हियर इज एन ऑब्जेक्ट, दिस वन इज एन ऑब्जेक्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस, बराबर है। ये ऑब्जेक्ट है मान लो ऑफ मास m, ये सेंटर है, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, बराबर है। और ये पार्टिकल का सेंटर है मान लो कुछ देर के लिए, ठीक है। ये वाला सेंटर है एंड दिस वन इज अ पोजिशन ऑफ पार्टिकल। सो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, अगर कोई पार्टिकल अलॉन्ग सर्कमफ्रेंस घूम रहा है सर्कल की, ये सर्कल है, इसका रेडियस ले लेंगे r, दिस r इज अ रेडियस ऑफ सर्कल, इस सर्कल का रेडियस r ले लेता हूँ। सो दिस मोशन इज कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन, है ना। पहले ही बता चुका हूँ मैं कि कोई भी मोशन बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं। देखिए मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको, हाँ, ये चीज़ें बहुत बेसिक, मतलब ऐसे स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूँ जो बिल्कुल लो लेवल पर है, एवरेज है, और नॉलेज भी बहुत मिलेगा, लेकिन आपको लेक्चर शुरुआत से केयरफुली सुनना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद में आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, इसलिए लेक्चर को लास्ट तक देखिए, ओके। लेक्चर इज़ फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ एनर्जी, हाँ।
तो ये होता है सर्कुलर मोशन. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन. बराबर है. सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ द सर्कुलर मोशन, है ना. अगर एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल है. जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल अगर देखेंगे ना, नंबर ऑफ एग्जाम्पल अगर लिख दूँ यहाँ पर तो बिल्कुल लाइन लग जाएंगी. जैसा कि मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन सर्कुलर है. मोशन ऑफ मून जो है, तो बराबर है, लिख सकते हैं आप मोशन ऑफ मून, मोशन ऑफ मून, मोशन ऑफ मून. ठीक है. मोशन ऑफ मून अराउंड सन, सॉरी अराउंड अर्थ, अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ. ओके, अराउंड द अर्थ, ये सर्कुलर मोशन. दूसरा है मोशन ऑफ ऑल प्लैनेट अराउंड द सन, बोल सकते हो आप. मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द, मोशन ऑफ ऑल प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट हैं, दे ऑल आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन अप्रॉक्सीमेटली इन सर्कुलर ऑर्बिट. एलिप्टिकल होते हैं बट प्रैक्टिकली हम उसको क्या मानते हैं, सर्कुलर मानते हैं. बराबर है. तो ये एक हो गया. सेकंड, मोशन ऑफ ऑल प्लैनेट भी बोल सकते हो. मोशन ऑफ ऑल प्लैनेट, मोशन ऑफ ऑल प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ ऑल प्लैनेट अराउंड सन, प्लैनेट्स अराउंड द सन, ये भी एग्जाम्पल है. अराउंड द सन बिल्कुल बेसिक है, आपको बोर नहीं होना है. बराबर है. डायरेक्ट हायर लेवल पे भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन लेक्चर हमको बिल्कुल ऐसा लेना है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं. ठीक है. सो मोशन ऑफ मून अराउंड द सन है, मोशन ऑफ ऑल प्लैनेट्स अराउंड द सन है. मोशन ऑफ टिप ऑफ सेकंड हैंड, मोशन ऑफ टिप ऑफ सेकंड हैंड, घड़ी का जो कांटा होता है, बराबर है ना, घड़ी का जो कांटा है, टिप ऑफ सेकंड हैंड, टिप ऑफ मिनट हैंड, टिप ऑफ आवर हैंड, तो इन सभी के मोशन कौन से हैं, सर्कुलर मोशन है. और एक बात याद रखना है, बिना फोर्स के मोशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है. अगर फोर्स लगेगा तभी बॉडी का स्टेट बदलेगा. स्टेट बदलेगा इन द सेंस क्या होगा, द बॉडी रेस्ट वाली चीज़ मोशन में आएगी और मोशन वाली चीज़ रेस्ट पर आएगी. और क्या काम करता है फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन. फोर्स के ये 3 काम हैं, समझ रहे हैं ना. दरअसल फिजिक्स में सबसे पहले फोर्स पढ़ाना चाहिए. ये सब ये उल्टा सीक्वेंस पढ़ाया जाता है काइनेमेटिक्स में. पहले डिस्प्लेसमेंट सिखाया जाता है, फिर वेलोसिटी सिखाया जाता है, फिर एक्सेलरेशन सिखाया जाता है, फिर फोर्स सिखाया जाता है. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर कन्फ्यूज्ड. अगर वो उसको बोला जा रहा है कि पार्टिकल इज़ मूविंग, तो वो सवाल करता है क्यों मूव हो रहा है, अपने आप हो रहा है क्या. तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, इट्स माई पर्सनल व्यू, कि पहले बच्चों को फोर्स पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिना फोर्स के तो बॉडी का स्टेट बदलेगा ही नहीं. बराबर. फोर्स है तो ही मोशन है ना, बिना फोर्स के तो स्टेट बदलेगा ही नहीं. ना तो रेस्ट वाली चीज़ मोशन में आएगी, ना मोशन वाली चीज़ रेस्ट पर आएगी. बराबर है. और ना ही वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा. फोर्स के ये 3 काम है. अक्सर मैं क्लास में बताता हूँ बच्चों को. बराबर है. फोर्स के 3 काम है. तो ये फोर्स की वजह से ही हो रहा है. वो फोर्स भी पढ़ना है, उसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे. तो लेट अस सी. ओके, ये आपको समझ गया. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन. एग्जाम्पल बता दिया. मोशन ऑफ मून अराउंड द सन है, मोशन ऑफ ऑल प्लैनेट अराउंड द सन है. ओके. और मैंने तीसरा एग्जाम्पल भी बताया मैंने आपको, जैसा कि मोशन ऑफ टिप ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, याद रखिए इसको भी. मोशन ऑफ टिप ऑफ. ओके. मोशन ऑफ टिप ऑफ, मोशन ऑफ टिप ऑफ सेकंड हैंड. ओके. सेकंड हैंड मिनट हैंड, सेकंड हैंड कॉमा मिनट हैंड. मोशन ऑफ टिप ऑफ सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, एंड आवर हैंड इन अ क्लॉक, एंड आवर हैंड इन अ क्लॉक, आवर हैंड इन अ क्लॉक. ठीक है. बिल्कुल आपको बोर नहीं होना है. बेसिक चीज़ें हमको पूरी लेनी है, इसलिए लेक्चर को लास्ट तक आपको देखना है. मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हूँ, देख लीजिए. मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ दिख रहा है ऑब्जेक्ट. बराबर है. दिस वन इज ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल हुज मास इज एम. मान लो इसका मास एम है. हाँ. और दिस ऑब्जेक्ट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. ये सेंटर है और ये ऐसा घूम रहा है. बराबर है. तो इसका मोशन कौन सा है, सर्कुलर मोशन. ओके. तो ये हो गया सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन के 2 टाइप होते हैं, वो दोनों टाइप भी हम लोग देखेंगे. इसको आप लोग थोड़ा सा उतार लीजिए स्क्रीन को पॉज करके. सो बेसिकली देर आर 2 टाइप्स ऑफ द सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन के 2 टाइप्स होते हैं. पहला होता है यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म. देखिए आपको पूरे सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा. बिल्कुल ABC से, सर्कुलर मोशन की ABC से लेकर हम लोग नीट, MHT-CET, JEE सब कुछ कर लेंगे. सिर्फ आपको लेक्चर को ध्यान लगाकर सुनना है. कोई भी पॉइंट बिल्कुल नहीं छूटेगा. जैसा हम क्लासरूम में करते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली जस्ट लाइक अ क्लासरूम लेक्चर. ठीक है. देखिए टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं. पहला जो टाइप होता है वो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन.
ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप लोग भी मेरे साथ लिख सकते हो। ये सर्कुलर मोशन का पहला टाइप है, इट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ द सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और दूसरा जो टाइप होता है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। आप इसको यूसीएम बोल सकते हो, इट इज़ आल्सो नोन एज द यूसीएम, इसको यूसीएम भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन द सेंस यूसीएम बोलेंगे। अब यूसीएम क्या होता है? यूसीएम का मतलब होता है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर किसी पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है, हाँ ध्यान दीजिए मेरे वर्ड्स के ऊपर, अगर पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है तो तब हम उस मोशन को क्या बोलेंगे? यूसीएम बोलेंगे। स्पीड इन द सेंस समझ रहे ना आप लोग? ये देखिए यहाँ पे एक सर्कल बनाया मैंने, बराबर, ये सेंटर है सर्कल का, दिस वन इज अ पार्टिकल एंड लेट दिस पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस। अगर इस पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है मतलब अगर ये पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में, तो तब हम बोलेंगे कि इसका स्पीड कैसा है? कांस्टेंट है, बराबर है ना? मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। मतलब मान लो पार्टिकल यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ तक चला गया, क्वार्टर ऑफ सर्कल 1 सेकेंड में, फिर यहाँ तक 1 सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, तो स्पीड कैसा बन गया? यूसीएम हो जाएगा। उसको बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट स्पीड। ओके, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along circumference of circle, the motion of an object, motion of an object along circumference of circle, along circumference, motion of an object along circumference of circle, okay, circle with constant speed, स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। अच्छा, अब स्पीड भी दो टाइप के होते हैं इसमें, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग काइनेमेटिक्स में। स्पीड दो टाइप के होते हैं, एक होता है उसका लीनियर स्पीड होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है एंगुलर स्पीड। समझ रहे हैं ना? मतलब एक स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूसरा एंगुलर स्पीड होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे, फिलहाल में इसको याद रखिए। तो यूसीएम के एग्जांपल्स भी बहुत सारे, अगर मैं एग्जांपल्स देने की बात करूँ तो कौन कौन से एग्जांपल रहेंगे यूसीएम के? मोशन ऑफ टिप ऑफ सेकंड एंड यूसीएम है, बराबर है ना? मतलब यूसीएम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब टिप ऑफ सेकंड हैंड कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, मतलब इक्वल डिस्टेंस वो इक्वल टाइम में कवर करता है। टिप ऑफ सेकंड हैंड का जो टिप होता है, घड़ी का जो कांटा है सेकंड हैंड, उसका जो टिप होता है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम के अंदर। उसके बाद मोशन ऑफ मून भी कौन सा है? यूसीएम ही, मोशन ऑफ मून अराउंड सन, हर एक रिवॉल्यूशन को इक्वल टाइम लगता है, बराबर है ना? तो उस हिसाब से कैसा हो गया? वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। और दूसरा अगर बात करेंगे तो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सेकंड है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बिल्कुल स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए मैं ये बेसिक से ले रहा हूँ, बिल्कुल पूरी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। डायरेक्ट अगर शुरू कर दूँ तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। अब नॉन यूसीएम क्या होता है? उसके नाम से ही पता चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद वेरिएबल स्पीड। स्पीड अगर वेरिएबल है तो सच अ मोशन इज कॉल्ड एज द नॉन यूसीएम। ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके, अलॉन्ग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सेम बोलना है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ वेरिएबल स्पीड बोलना है, बिल्कुल एज इट इज। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ वेरिएबल स्पीड, स्पीड वेरिएबल चाहिए, विथ वेरिएबल स्पीड। अगर स्पीड वेरिएबल है तो मोशन कौन सा हो जाएगा? नॉन यूसीएम हो जाएगा। नॉन यूसीएम का एग्जांपल भी दे सकता हूँ, मोशन ऑफ एन स्टोन है ना, स्टोन, इफ अ स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग इज रिवॉल्व्ड इन वर्टिकल सर्कल। अगर मैं एक स्टोन ले लूँ, स्ट्रिंग को बांधूँ और उस स्ट्रिंग को इस तरह से घुमाऊँ तो वो मोशन कैसा हो जाएगा? नॉन यूसीएम हो जाएगा। मतलब उसका स्पीड क्या होता है? स्टोन का ऊपर जाते समय घटता है और स्टोन जब नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ता है। सच अ मोशन इज़ अ नॉन यूसीएम, इसको नॉन यूसीएम बोलेंगे। तो हमको दोनों पढ़ना है, यूसीएम भी पढ़ना है और नॉन यूसीएम भी पढ़ना है। क्लियर है? ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट चाहिए? स्पीड कांस्टेंट चाहिए। यूसीएम के एग्जांपल याद रखिए, काम आएगा। मोशन ऑफ टिप ऑफ सेकंड हैंड यूसीएम है, मोशन ऑफ मून अराउंड सन यूसीएम है, बराबर है। और नॉन यूसीएम मतलब से मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद वेरिएबल स्पीड बोलेंगे, बराबर है। अगर स्पीड वेरिएबल है तो, है ना।
पहले तो सर्कुलर मोशन मतलब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। अगर कोई मोशन ऐसा अलॉन्ग सर्कमफरेंस है सर्कल के, है ना, तो सच अ मोशन इज कॉल्ड एज द सर्कुलर मोशन। ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। ये सर्कमफरेंस है और ये क्या है? ये हमारा पार्टिकल है। इफ़ एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग सर्कमफरेंस, तब हम उस मोशन को बोलते हैं सर्कुलर बोलते हैं। बराबर है। एक चीज़ बार बार रिपीट करूँगा, ध्यान रखना है आपको, कोई भी मोशन बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं ना? फोर्स इज़ नेसेसरी टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का स्टेट बदलना है तो फोर्स बहुत ज़रूरी है। बिना फोर्स के स्टेट बदल नहीं सकते। सबसे पहले फोर्स है, फोर्स के बाद ही क्या होगा? उसका स्टेट बदलेगा। स्टेट बदलेगा तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। ये ऐसा सीक्वेंस होता है। बराबर है। तो फोर्स के 3 काम होते हैं। हर बार रिपीट करूँगा, बार बार रिपीट करूँगा, ठीक है। फोर्स रेस्ट वाली चीज़ को मोशन में लाता है, फोर्स मोशन वाली चीज़ को रेस्ट में लाता है, एंड फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलता है। बराबर है। तो यहाँ पे फोर्स है सेंट्रीपेटल, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको आप लोग पॉज करके उतार लीजिए। नाउ सी द काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अगला पॉइंट देखते हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले इससे रिलेटेड जो टर्म्स है, छोटी छोटी बेसिक टर्म्स है, वो देखना पड़ेगा। देख लीजिए, यहाँ पर एक पार्टिकल है, लेट दिस इज़ अ पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग इन अ सर्कल। बिना फोर्स के नहीं घूम सकता ये, इस पर फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से अपना डायरेक्शन बदल रहा है एंड मूविंग इन अ सर्कल। तो इससे जुड़ा हुए कुछ चीज़ें देखेंगे। देखिए, ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है। तो सबसे पहली जो टर्म आती है वो आती है रेडियस वेक्टर आता है। बिल्कुल बेसिक देखिए, नंबर 1 आता है रेडियस वेक्टर, ठीक है। रेडियस वेक्टर ये फर्स्ट है ये टर्म। तो रेडियस वेक्टर क्या होता है? देखिए, रेडियस वेक्टर का मतलब होता है कि अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, दैट वेक्टर इज कॉल्ड एज द रेडियस वेक्टर, है ना। आपको डायग्राम में भी बता देता हूँ मैं। रेडियस वेक्टर इज डिनोटेड बाय आर बार, स्मॉल आर बार से आप इसको बता सकते हो। देखिए, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, इससे ड्रॉ किया हुआ जो वेक्टर है टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, तो ये बन गया आपका रेडियस वेक्टर, ये आर बार हो गया। ये जो वेक्टर ओपी बार दिख रहा है ना आपको, तो दिस ओपी बार इज़ नथिंग बट द रेडियस वेक्टर, इसको आर बार बोलेंगे। बराबर है। और इसके मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे, मॉड ऑफ ओपी बार की अगर बात करेंगे, है ना, मॉड ऑफ ओपी बार, सो दिस मॉड ऑफ ओपी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर बार एंड विच इज़ इक्वल टू आर, रेडियस के बराबर रहेगा। इसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, है ना। पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, ये पार्टिकल है, सर्कल में घूम रहा है, तो ये वाला इसका रेडियस वेक्टर हो गया। बराबर है। अब रेडियस वेक्टर के बारे में थोड़ी सी बातें देख लेंगे नॉलेज के लिए। हाँ, देखो, रेडियस वेक्टर क्या करता है? अपना डायरेक्शन बदलता है। अगर पार्टिकल यहाँ है तो इधर है डायरेक्शन, अगर यहाँ आ जाए तो इधर रहेगा, इधर आ जाए तो इधर रहेगा। बराबर है ना। मतलब रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन कंटिन्यूसली बदलता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है ना। इसका जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ, ये रेडियस वेक्टर है। वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू पोजीशन, उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस वेक्टर। और रेडियस वेक्टर का जो है तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन बदलता है, ठीक है। तो इसको याद रहेंगे। अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, अ वेक्टर drawn from center of circle, from center of circle to vector drawn from center of circle, center of circle to position of particle, circle to position of particle, center of circle to position of particle, position of particle, इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस वेक्टर बोलते हैं। बाकी चीज़ें याद रख लीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है। रेडियस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली बदलता है। बराबर है ना। वेक्टर अगर इधर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा? आर आई कैप हो जाएगा। मान लो ये इधर है तो फिर क्या हो जाएगा? आर जे कैप हो जाएगा। इधर है तो फिर उस हिसाब से लेना पड़ेगा, इधर है तो फिर उस हिसाब से लेना पड़ेगा। लेकिन इसका लेंथ हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मीटर में हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। दूसरी टर्म आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ, लिखता हूँ यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यूजफुल टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है ना। सभी लोगों ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन अब जो टर्म आने वाली है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट तो पता है आपको, आपने डिस्प्लेसमेंट सुना हुआ है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट आपने सुना हुआ है। बराबर है ना। लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट,
लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है पता है क्या? एंगल स्वेप्ड बाय द रेडियस वेक्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंगल ट्रेस बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब रेडियस वेक्टर ने जो एंगल स्वेप किया एट द सेंटर ऑफ सर्कल उसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं उसको, बराबर है। लेट दिस इज अ इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड कुछ समय बाद इन अ टाइम टी लेट द पार्टिकल मूव्स टू द पोजीशन क्यू ले लेता हूँ मैं, मान लो कुछ समय के बाद में यहाँ चला गया, पहले स्टार्टिंग में कहाँ था? वो पी पर था, और कुछ समय के बाद में कहाँ चला गया? वो एट द क्यू चला गया। तो वॉट एवर एंगल स्वेप्ड बाय रेडियस वेक्टर, जो कुछ एंगल इस रेडियस वेक्टर ने स्वेप किया सेंटर पर, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप इसको डेल्टा थीटा से बता दो, ये डेल्टा थीटा ले लेता हूँ मैं, थीटा भी चलेगा, थीटा भी चलेगा, हाँ, या सम टाइम आप उसको डेल्टा, दूसरे टाइप का डेल्टा थीटा से बता सकते हैं, नोटेशन पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है? एंगल ट्रेस्ड बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके, ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड एज द एंगुलर, मतलब ये देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, ये P से Q तक गया t सेकेंड्स के अंदर, पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया? पार्टिकल मान लो P से Q तक गया, कितना समय लगा? t, और कितना एंगल स्वेप किया उसने? डेल्टा थीटा। सो दिस डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ओके, लिख देता हूँ मैं भी, और भी एक दो चीज़ें बता देता हूँ आपको, देखिए इधर, द एंगल स्वेप्ड बाय रेडियस वेक्टर, एंगल स्वेप्ड बाय रेडियस वेक्टर at the center of circle, okay, that angle is called as the angular displacement। बिल्कुल बेसिक जा रहा हूँ एकदम, अभी मैंने शुरुआत किया ही नहीं है, अभी आपको लेक्चर पूरे देखने हैं, बिल्कुल आपको बेसिक ABCD से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो सभी चीज़ें याद रखिए, लिख कर लीजिए, आगे आपको काम आएगा। इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि आपका बोर्ड भी क्लियर हो जाए। जहाँ बोल दूंगा कि बोर्ड के लिए है, करना है, तो उसको कीजिए। जिस पॉइंट को मैंने बोल दिया ये बोर्ड में आएगा, इसको क्लियर कीजिए, तो आप लोग क्लियर कर दीजिए, ठीक है? जहाँ भी आएगा बोर्ड में तो मैं बता दूंगा, स्टेट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है, आप इसको अच्छे से कर लीजिए, ओके? चलिए, अभी जो बता रहा हूँ उसको बिल्कुल ठीक से करना है आपको, पूरे लेक्चर्स करने हैं, हाँ, जस्ट लाइक ए क्लासरूम। चलो पढ़ो फिर से और एक बार सब लोग। एंगल स्वेप्ड बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल, इसको बोल दिया हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया? P से Q तक चला गया, और P से Q तक जाने पर उसको टाइम t लगा, तो ये जो एंगल उसने स्वेप किया ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बराबर। अच्छा, और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आर्क लेंथ है, ये इसको आर्क लेंथ बोलते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। आर्क लेंथ S दिख रहा है आपको, आर्क लेंथ, उस आर्क का लेंथ है, और वो रेडियस, अच्छा रेडियस का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? R रहेगा, रेडियस है ना, रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड R रहेगा, ये R है, ये डायग्राम बना लेना अच्छी तरह से, हाँ, वेक्टर में लिख रहे हैं तो R बार। तो 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री का फार्मूला है एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अच्छा, आर्क लेंथ को S से बताओ या डेल्टा S से बता दो, चलो मैं इसको डेल्टा S से बताता हूँ, डोंट बी कन्फ्यूज, डेल्टा S, दूसरा डेल्टा S भी ले सकता हूँ, S भी ले सकता हूँ, ठीक है? तो एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, मतलब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए, मतलब एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, ये लिख दिया मैंने, आर्क लेंथ और डिवाइडेड बाय रेडियस करता हूँ, देखिए, हाँ, डिवाइडेड बाय रेडियस। एंगल कितना है? डेल्टा थीटा, ये ले लिया डेल्टा थीटा। आर्क लेंथ कितना है? डेल्टा S है, और रेडियस कितना है? R है, तो ये आ गया, देखो, मतलब ये फार्मूला है, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा S अपॉन R, या थीटा इक्वल टू S बाय R ले लो, इससे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं। डेल्टा S आर्क लेंथ है, कुछ और पॉइंट्स है वो भी याद रखिए। अगर पार्टिकल ने क्वार्टर ऑफ सर्कल कवर किया, अच्छा एक बात बता देता हूँ कि इसका जो यूनिट है ना वो रेडियन है, इसका जो SI यूनिट है ना वो रेडियंस है, एंगल है ना, तो एंगल है इसीलिए इसको काय में मेजर करेंगे हम लोग? रेडियंस में करेंगे, मतलब डायमेंशन लेस है, M0 L0 T0, इसके डायमेंशंस नहीं रहेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ पॉइंट पर। पार्टिकल ने अगर 1/4 सर्कल कवर किया, 1/4 सर्कल बता देता हूँ, 1/4 सर्कल किसको बोलेंगे? इधर देखिए, इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ पूरा मैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ़ अ पार्टिकल कंप्लीट्स द 1/4 सर्कल, मतलब वो यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है? P Q इसको R बोल देता हूँ, मतलब वो R पे आ गया, तो P से R तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा?
90 डिग्री π/2 रेडियंस लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर योर नॉलेज, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा π/2 रेडियंस रहेगा, π/2 रेडियंस रहेगा, इसी को 90 डिग्री बोलते हैं, बराबर है। पार्टिकल कहाँ से कहाँ, P से R तक जाता है। क्वार्टर ऑफ सर्कल की बात चल रही है। अच्छा, हाफ सर्कल, हाफ अ सर्कल, इफ़ अ पार्टिकल है ना कंप्लीट्स हाफ अ सर्कल, अगर पार्टिकल हाफ अ सर्कल कंप्लीट करता है, मतलब वो यहाँ से PQRS तक आ जाता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये इतना हो गया, पाई रेडियंस हो जाएगा। यहाँ तक कितना हो जाएगा, π/2, π/3 π/2, और एक पूरे रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2π रेडियंस हो जाएगा, याद रहेगा ना। क्वार्टर ऑफ सर्कल में π/2 रेडियंस, हाफ सर्कल में कितना रहेगा, आप लोग लिख सकते हो, हाफ सर्कल में पाई रेडियंस रहेगा, 3/4 सर्कल में 3π/2, और एक पूरे कंप्लीट रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, कैसे रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा पूरा का पूरा 2π रहेगा। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ABCD पढ़ा रहा हूँ आपको सर्कुलर मोशन की, बराबर है। बड़ी बड़ी क्लासेस के अंदर यहाँ से या फिर इन चीज़ों से सिखाया नहीं जाता है, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, माइंड में ये रख के पढ़ा रहा हूँ कि मेरे सामने मेरे वीडियो लेक्चर्स देखने वाले जो व्यूवर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बिल्कुल ब्लैंक हैं, ये समझ के मैं पढ़ा रहा हूँ, बराबर है। वरना क्लासरूम के अंदर ये सारी ABCD पढ़ाई नहीं जाती है, सीधा पॉइंट्स पर लाया जाता है, ठीक है। दिस इज़ अ लेक्चर विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर स्टेट बोर्ड, MHT-CET, NEET एंड JEE मेंस, सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरी बात, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, अगर स्मॉल है तो वेक्टर और लार्ज है तो स्केलर, याद रहेगा। और इसका जो डायरेक्शन है, इट इज़ फाइंड आउट बाय द राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल के हिसाब से निकालते हैं। पार्टिकल अगर एंटी क्लॉक में घूम रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर रहेगा, ऐसा पकड़ना पड़ेगा। और पार्टिकल क्लॉक में घूम रहा है, ऐसा है ना, थंब डिनोट्स द डायरेक्शन, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नीचे रहेगा। तो ये दो चीज़ें है ना, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में पहला रेडियस वेक्टर, दूसरा पढ़ाया मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेडियस वेक्टर, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल, बराबर है। ये रेडियस वेक्टर, उसके बारे में भी बहुत सा नॉलेज दे चुका हूँ मैं आपको। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दिया मैंने, एंगल स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर, ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, बराबर है। फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोले। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट मतलब लीनियर, और एंगुलर वर्ड आ गया तो ये है वो डेल्टा थीटा, बराबर है। तो ये हम उसका काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा उतार लीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, उसमें मैंने आपको बताया रेडियस वेक्टर बताया है, वेक्टर याद है ना, याद आ रहा है ना, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू ओके पोजीशन ऑफ पार्टिकल, रेडियस वेक्टर, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदलता है। दूसरा मैंने आपको बताया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बहुत सिंपल, एंगल स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल, बराबर है। नेक्स्ट देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी, देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। लेट अस सी द एंगुलर वेलोसिटी, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। जैसा हम लोग लीनियर वेलोसिटी पढ़ते हैं ना, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा से बताया जाता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ओमेगा बार ले लेंगे एंगुलर वेलोसिटी। आपने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम लेते हैं, बराबर। वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये पढ़ा हुआ 11th स्टैंडर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। इंस्टेंटेनियस भी पता है आपको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब अंडर लिमिटिंग कंडीशन, लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम्स द जीरो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, पता है ना। थोड़ा सा 11th का। मोशन अगर मतलब यूनिफॉर्म है तो इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी सेम होते हैं, और मोशन अगर नॉन यूनिफॉर्म है मतलब, बराबर है, तो एवरेज स्पीड अलग रहेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग रहेगा, आपने पढ़ा हुआ है, बराबर। देखिए इधर पॉइंट पे आ जाइए। तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल दो आप लोग, है ना। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड एज द एंगुलर वेलोसिटी। अब मान लो एक पार्टिकल है, द पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ सर्कल, ओके। चलो यहाँ ले लेता हूँ मैं, दिस वन इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल का मान लो इनिशियल पोजीशन है, बराबर, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ सर्कल है, एंड लेट दिस पार्टिकल इज मूविंग इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव हो रहा है। और ये पार्टिकल मान लो कहाँ से कहाँ चला गया, ये पार्टिकल ए से बी चला गया, बराबर है। लेट द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, वो ए से बी तक पार्टिकल चला गया। तो ये जो है ये हो गया आपका थीटा या डेल्टा थीटा बोलो इसको,
ये आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, इसको बोलते हैं आप लोग रेडियस, है ना, वेक्टर, रेडियस वेक्टर लाइक दिस। और ये आर्क लेंथ है डेल्टा एस, याद रखना है डेल्टा एस। और मान लो समय कितना लगा उसको ए से बी तक जाने को, डेल्टा टी समय लगा, डेल्टा टी टाइम लग गया। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लेंगे ना, समझ रहे हैं। मैं पहले यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद फिर आपको पूरे फार्मूले समझा के देता हूँ। देखिए इधर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लिया यहाँ पर मैंने, विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम ले लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, ये उसका डेफिनेशन हो गया है, ठीक है। इस रेट ऑफ चेंज को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। अब मैं ये बताना चाह रहा था कि एंगुलर वेलोसिटी को कैसा बताएंगे, आप देखो, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लेंगे, वेक्टर फॉर्म लिखा मैंने, एवरेज की अगर बात करते हैं तो। आर यू क्लियर, बराबर। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अगर लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा मुझे, ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अंडर लिमिटिंग कंडीशन लेना पड़ेगा ना, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये आ गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और ये किसके बराबर रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के बराबर रहेगा। इधर देखिए, ये रहेगा डी थीटा बार अपॉन डी टी, लिख सकते हैं आप इसको, ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी। ये एवरेज वैल्यू है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, आप याद रखिए, लिख लीजिए, एवरेज, एवरेज। और ये कौन सा बोला मैंने आपको, यहाँ ले लेता हूँ मैं, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, समझ रहे हो क्या, सीधा सीधा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम मतलब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, बराबर है। अगर यूसीएम है, यूसीएम है, यूसीएम अगर है मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों सेम रहेंगे। जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है वही इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी रहेगा, जो एवरेज है वही इंस्टेंटेनियस रहेगा। और अगर नॉन यूसीएम है, मोशन कौन सा है, नॉन यूसीएम, तो एवरेज वेलोसिटी अलग रहेगा, एंगुलर, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अलग रहेगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अलग रहेगा। इतना याद रखिए। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, रिपीट करना ज़रूरी है, बार बार रिपीटेशन से याद रहता है। मोशन अगर यूसीएम है तो तब क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू दोनों भी सेम होते हैं। और मोशन अगर नॉन यूसीएम है तो एवरेज वैल्यू कुछ और रहेगा और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कुछ और रहेगा। दूसरी बात, इसकी यूनिट की अगर बात करेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ लिख देता हूँ, हाँ, बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं हम लोग, बोर्ड के लिए बहुत यूज़फुल है। हाँ, ये क्लियर होगा तो आगे आपका सीईटी भी अच्छा बनेगा, नीट भी अच्छा बनेगा, सब क्लियर हो जाएगा, फुल ऑफ नॉलेज। यूनिट की बात करते हैं, इसको मेजर करते हैं रेडियन में, इसको करते हैं सेकेंड में। तो देखिए रेडियन यूनिट क्या बन गया, रेड पर सेकेंड बन गया, ओके। डायमेंशंस की अगर बात करेंगे तो डायमेंशंस भी लिख देता हूँ, चलो डायमेंशंस भी बता देता हूँ। डायमेंशंस होंगे m0, l0 और t आएगा -1, ये आ गया आपका एंगुलर वेलोसिटी। यू क्लियर। और ये एक वेक्टर है, इट इज़ अ वेक्टर, इट इज़ अ वेक्टर, हाँ, इट इज़ अ वेक्टर, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। और डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, है ना, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ओके, राइट हैंड थंब रूल एंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, मतलब इसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से आप लोग निकाल सकते हो। आर यू क्लियर। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। मतलब अगर पार्टिकल ऐसा एंटी क्लॉक में घूम रहा है ना, एंटी क्लॉक में, तो एंगुलर वेलोसिटी ऐसा अपवर्ड रहेगा। मान लो पार्टिकल है, दैट पार्टिकल मूविंग इन द एंटी क्लॉक वाइज सेंस, ऐसा घूम रहा है। घुमाने वाला कौन है, फोर्स है, अपने आप नहीं घूम रहा है। कोई भी चीज़ मोशन में अपने आप नहीं आती है, फोर्स लगता है उसके ऊपर, मेन पहले फोर्स है, बराबर है। सो लेट द पार्टिकल इज मूविंग इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो तब एंगुलर वेलोसिटी कैसा रहेगा, अलॉन्ग द एक्सिस, ऊपर। एंड इफ द सेम पार्टिकल इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन एंगुलर वेलोसिटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेक्टर है, वेक्टर।
एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है, वेक्टर। पार्टिकल अगर एंटी क्लॉक में घूम रहा है तो ऊपर, और पार्टिकल क्लॉक में घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी नीचे। समझ रहे हैं ना? तो इट्स ऑल अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी, एकदम क्वाइट सिंपल। लीनियर वेलोसिटी क्लियर होगा तो ये भी क्लियर, बिल्कुल एकदम सिंपल सरल। कुछ नहीं किया मैंने, ये क्या किया मैंने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिया, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और अंडर लिमिटिंग कंडीशन इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये दोनों कब सेम रहेंगे, अगर यूसीएम है तो। यूसीएम में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस दोनों सेम होते हैं, और नॉन यूसीएम में एवरेज वैल्यू कुछ और रहेगा, इंस्टेंटेनियस और रहेगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम लीनियर मोशन के जो है ना, जो टर्म्स पढ़ते हैं ना लीनियर मोशन में, मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन में जो पढ़ते हैं ना, वहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वहाँ लीनियर है, यहाँ एंगुलर है। वहाँ वेलोसिटी कौन सी है, लीनियर है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। यहाँ वेलोसिटी कौन सी है, एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी, बराबर है ना, एंगुलर वेलोसिटी। वहाँ एक्सेलरेशन कौन सा है, लीनियर मोशन के अंदर कौन सा एक्सेलरेशन पढ़ते हैं हम लोग, वहाँ एक्सेलरेशन पढ़ते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ भी एक्सेलरेशन आएगा एंगुलर, एंगुलर, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन आने वाला है। तो ये था नेक्स्ट टर्म एंगुलर वेलोसिटी, क्वाइट सिंपल। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी बोल दो। वो फार्मूला लिखा, ये भी फार्मूला आ गया, बराबर है। और ये एक वेक्टर है, इसको आप पॉज करके लिख सकते हो, नेक्स्ट देखेंगे। नाउ सी द एंगुलर एक्सेलरेशन, जो नेक्स्ट टर्म है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। लिखता हूँ यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन के बारे में तो थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत क्या, बहुत कुछ पता है। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को एक्सेलरेशन बोलते हैं। वो लीनियर में पढ़ा था आपने। वेलोसिटी या तो बढ़ता है या घटता है तो एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से घट रहा है तो कांस्टेंट रिटार्डेशन, बराबर है ना। वेलोसिटी कौन बढ़ा रहा है, फोर्स बढ़ा रहा है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार हैमर कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ समझ रहे हैं ना आप लोग। बिना फोर्स के मोशन पॉसिबल नहीं है, बिना फोर्स के मोशन पॉसिबल नहीं है, बराबर है ना। इन ऑर्डर टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अ फोर्स इज नेसेसरी, अ फोर्स इज नेसेसरी। हर लेक्चर में रिपीट करने वाला हूँ। बिना फोर्स के ना तो रेस्ट वाली चीज़ मोशन में आएगी, ना मोशन वाली चीज़ रेस्ट में आएगी, और ना ही वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा। आर यू गेटिंग? तो फोर्स बहुत ज़रूरी है, फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन ऑर्डर टू, है ना, मतलब रेस्ट वाले को मोशन में लाने, मोशन वाले को रेस्ट में लाने, या किसी फोर्स के डायरेक्शन को, सॉरी किसी वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलने के लिए। यहाँ पर भी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, लीनियर वेलोसिटी ऐसा रहता है, ऐसा टेंजेंशियल रहता, और एंगुलर ऐसा रहता, बराबर है। लीनियर ऐसा रहता है, लीनियर का डायरेक्शन कंटिन्यूसली बदलता है, हर एक पॉइंट पे बदलता है। यहाँ पे ये रहता है लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन, इधर ऐसा रहता है, इधर ऐसा रहता है, इधर ऐसा रहता है, इधर ऐसा रहता है। एंगुलर कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, मतलब इसको परपेंडिकुलर है। कौन सा, एंगुलर। लीनियर वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंजेस द डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, वही डेफिनेशन, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम बोल दो। फिर से रिपीट कर दो, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम बोलो, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी लिख देता हूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये लिख दिया हूँ, देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time, okay, is called as the angular acceleration, या angular velocity upon time बोल दो, ओमेगा बाई टी, ओमेगा बाई टी को बोल दो ना। इधर देखो, एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा से बता दे। सबसे पहली बात, एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे बताया जाता है, अल्फा से। ये ले लिया अल्फा, ई पर ऊपर बार दे देंगे, बार दे देंगे, तो ये आ गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बोल दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम बोल दो। अच्छा, एवरेज की बात करते हैं, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ये टोटल चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा बार डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। टोटल
चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, बराबर है ना, एवरेज लिख दे सकते हैं आप आगे। अच्छा, इंस्टेंटेनियस अगर चाहिए मुझे तो इंस्टेंटेनियस कैसे लिखना पड़ेगा, अंडर लिमिटिंग कंडीशन लेना पड़ेगा। 11th में पढ़ा हुआ है, पूरा बेसिक हमने पढ़ा हुआ है। अंडर लिमिटिंग कंडीशन दिस एवरेज वैल्यू इट इज़ कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू अंडर लिमिटिंग कंडीशन एट दिस टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0, बराबर। और इसको लिख देंगे हम लोग, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब ये होता है डी ओमेगा बार डिवाइडेड बाई डी टी होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। उधर वैसा ही होता है ना, लीनियर में भी यही तो होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये एंगुलर वेलोसिटी ऊपर का, ये है एंगुलर वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी, और ये है टोटल टाइम, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है तो तब एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा, समझ रहे हो। फ़ैन को अगर मैंने ऑफ़ किया, फ़ैन का बटन जैसे ऑफ़ किया या ऑन किया, फ़ैन को मैंने ऑन किया तो टिप ऑफ ब्लेड जो है, टिप ऑफ ब्लेड का एंगुलर स्पीड क्या होता है, बढ़ता है, बाद में कांस्टेंट हो जाता है, समझ रहे हैं ना। फ़ैन को जैसे मैंने ऑफ़ किया तो टिप ऑफ ब्लेड का स्पीड क्या होता है, घटता है, 0 हो जाता है। मतलब जब आपने फ़ैन को ऑन किया तो मोशन ऑफ टिप ऑफ ब्लेड कैसा, मतलब दैट पार्टिकल हैज़ द एक्सेलरेशन एंगुलर। और जैसे ही आपने ऑफ़ किया तो ऑफ़ करने के बाद भी वो स्टॉप होने तक के उसका वेलोसिटी बदलता है, तो तब भी एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा। अच्छा, जब वो कांस्टेंट मोशन से घूम रहा है तब अल्फ़ा 0 रहता, यूसीएम में अल्फ़ा 0 रहता, लिख लो, राइट डाउन दिस पॉइंट, इन यूसीएम अल्फ़ा 0, एंगुलर एक्सेलरेशन 0, सिर्फ नॉन यूसीएम में रहेगा। या तो आप फ़ैन को ऑन कर रहे तब रहेगा और ऑफ़ कर रहे तब रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फ़ा ही नहीं रहेगा ना, 0 रहेगा। तो ये आता है एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। बाकी एसआई यूनिट की अगर बात करेंगे, लिख देता हूँ, बिल्कुल बेसिक छोटी बातें हैं, है ना, ठीक है। एसआई यूनिट की बात अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा, रेड पर स्क्वायर सेकंड आ जाएगा। और डायमेंशन की अगर बात करते हैं तो वो भी बता देता हूँ, डायमेंशंस, ठीक है। ये डायमेंशंस की बात करेंगे तो m 0 आ जाएगा, l 0 आ जाएगा, बराबर। और इधर t कितना बन जाएगा, -2 बन जाएगा, t -2 आ जाएगा। बाकी इट इज़ आल्सो द वेक्टर, इट इज़ आल्सो वेक्टर, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, कौन सा वेक्टर है पता है क्या, एक्सियल वेक्टर है, लिख लो, एक्सियल वेक्टर। इट्स डायरेक्शन इज फाइंड आउट बाय राइट हैंड रूल, जो भी राइट हैंड रूल से निकालते हैं उसको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। पार्टिकल एंटी क्लॉक में घूम रहा है ना, ऐसा घूम रहा है अगर इस प्लेन में तो अल्फ़ा ऊपर रहेगा, और पार्टिकल अगर ऐसा घूम रहा है तो अल्फ़ा नीचे रहेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। इट इज़ आल्सो वेक्टर, एक्सियल वेक्टर लिख सकते हो। डायरेक्शन इज फाइंड आउट बाय द राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से निकालते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया मैंने, इन यूसीएम की अगर बात करते हैं ना तो अल्फ़ा 0 होता है, यूसीएम में अल्फ़ा 0 रहता है। क्यों रहता, क्योंकि यूसीएम में ओमेगा कांस्टेंट रहता है, ओमेगा इज़ कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट्स वाई द अल्फ़ा इज़ 0, अल्फ़ा इसीलिए क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। फ़ैन वाला एग्जांपल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़ैन को ऑन किया तो टिप ऑफ ब्लेड का क्या होता है, स्पीड बढ़ता है। एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ इन वन डायरेक्शन। फ़ैन को ऑफ किया तो टिप ऑफ ब्लेड का स्पीड घटता है, सडनली अल्फ़ा का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट रिमार्केबल है, इसको याद रखिए। जब आपने फ़ैन को ऑन किया तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टेड इन वन डायरेक्शन। जैसे ही ऑफ़ किया तो ऑफ़ करने के साथ में क्या होता है, रिटार्डेशन आता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो अल्फ़ा रिवर्स हो जाता है, समझ रहे हैं ना। अगर टिप ऑफ ब्लेड ऐसा घूम रहा है एंटी क्लॉक में, हाँ, मान लो कुछ देर के लिए, तो अल्फ़ा ऊपर रहेगा। ऑन किया आपने, एंटी क्लॉक में घूम रहा है, अल्फ़ा ऊपर रहेगा, अल्फ़ा वेक्टर ऊपर रहेगा। और जैसे ही आपने ऑफ़ कर दिया, जब ऑन किया तो ऊपर, और जैसे ही आपने ऑफ़ कर दिया तो अल्फ़ा का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। मतलब एंगुलर स्पीड बढ़ रहा है तो अल्फ़ा ऊपर, अल्फ़ा वेक्टर ऊपर, और अगर एंगुलर वेलोसिटी घट रहा है तो अल्फ़ा का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये था काइनेमेटिक्स, सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स था, उसका डायनेमिक्स भी देखेंगे।
आई होप आपको ये समझ गया होगा, ठीक है। सो वॉच माई ऑल लेक्चर सीरीज, यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज, यूजफुल फॉर स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, MHT-CET, नीट एंड JEE मेंस, ठीक है। आखिरी तक पूरी लेक्चर सीरीज देखिए। थैंक यू।